Yes, good morning everyone. Okay, so today we are going to continue with contingent contracts and also we will study about the wagering contracts. Okay, so contingent contracts. Contingent contracts are defined under Section 31 of Indian Contract Act. Section 31 to Section 36 deals with the contingent contract. So, according to Section 31 of Indian Contract Act, contingent contracts are the contracts where there is obligation to do something or not to do something. If some events collateral to such a contract does or does not happen. For easy understanding of this definition, आप यहाँ पे जो मीनिंग लिखा हुआ है वो देख सकते हैं. That is, contingent contract is a contract in which a promise is conditional and the contract shall be performed only on the happening or non-happening of some future certain events. Simply contingent contract मतलब contracts जो डिपेंड होते हैं किसी कंडीशन पे. Contracts or agreements which are depend on some conditions on happening or non-happening of a certain events. किसी इवेंट के होने या नहीं होने पे डिपेंड होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स वो कंटिंजेंट कंडीशंस होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल वी मे हैव अ वन एग्जांपल दैट इज़ इफ़ कोई फादर या कोई मदर अपने डॉटर या सन से कहते हैं कि अगर तुम 10th में 90% लाते हो तो फिर हम आपको बाइक एज अ गिफ्ट में दे देंगे. बट देर इज़ वन कंडीशन फॉर दैट. अगर आपको बाइक चाहिए तो ऑफकोर्स यू विल गेट इट, मिलेगी, लेकिन आपको 10th में एटलीस्ट 90% मार्क्स स्कोर करना होगा. तो अगर आप 90% मार्क्स को स्कोर करते हो तो फिर हम आपको बाइक दे देंगे. यानी कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है दैट इज़ बाइक का देना बाय द पेरेंट्स, वो कब होगा? जब आप 90% लोगे. दैट इज़ हैपनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंड अपॉन, यानी ये कंडीशंस, ये जो प्रॉमिस है दैट इज़ बाइक को देने का, ये कंडीशनल प्रॉमिस है. ये कब परफॉर्म की जाएगी? ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ सम फ्यूचर अ सर्टेन इवेंट. अब ये तो डिपेंड करता है ना कि फ्यूचर में जो होगा उससे डिसाइड किया जाएगा कि बाइक बच्चों को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी. इट्स अ फ्यूचर अ सर्टेन इवेंट. किसी फ्यूचर अ सर्टेन इवेंट के लिए अ काइंड ऑफ अ शर्त कंडीशंस लगाते हैं ना हम लोग. वैसे फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, हमको नहीं पता कि फ्यूचर में वो चीज़ होगी या नहीं होगी. दैट इज़ वो बच्चा 90% स्कोर करेगा या नहीं करेगा, वी डोंट नो. तो अनसर्टेन इवेंट के होने या नहीं होने के लिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज़ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. एक और एग्जांपल है इसका, दैट इज़ अ काइंड ऑफ ये इंश्योरेंस. आजकल बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है हमारे पास. एक्सीडेंट इंश्योरेंस, टीवी का इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंश्योरेंस के. बट लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस आर नॉट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. वो नहीं, दे आर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. इट्स लाइक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं आते. तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस एग्जांपल्स कैसे यहाँ पे कवर होते हैं? सी अगेन, जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है दे आर डिपेंड ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट. इट्स लाइक अगर एक्सीडेंट हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी करा के रखी है आपके कार की. तो अगर आपके कार का इंश्योरेंस है तो अगर आपके गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी. बट अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्यों पे करेगी? इट मीन्स नहीं पे करेगी. यानी कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को तब परफॉर्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म ओनली ऑन द हैपनिंग दैट इज़
एक्सीडेंट हुआ तो फिर आपको पैसे मिलेंगे, विच इज़ डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। अब हमको ये नहीं पता कि गाड़ी का कभी एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। नहीं हुआ तो इट्स वेल एंड गुड, होना भी नहीं चाहिए। तो इट्स लाइक कि नहीं हुआ तो आपको पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को फ़िलहाल के लिए आपको बस इतना ही समझना है। आगे चल के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हम डिटेल में पढ़ेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी जस्ट एक रेफरेंस के लिए उसकी मीनिंग को ध्यान में रखो। दैट इज़ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच प्रॉमिस इज कंडीशनल and contract shall be performed only on the happening or non-happening of the some future uncertain event. Okay? Yes. So next जो है हमारा, हाँ, there is one question कि क्या अगर ये इवेंट हुआ ही नहीं कभी तो भी क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी? इट्स लाइक इवेंट जो है कभी हुआ ही नहीं, नॉट हैपनिंग ऑफ अ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, तो भी क्या कंपनी आपको पैसा देगी? तो भी क्या हमको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करवाना पड़ेगा? द आंसर इज़ नो, बिकॉज ये किसी इवेंट के हैपनिंग पे ही होगा, या फिर अगर आपने डिसाइड किया है या आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट पे डिपेंड करती है, तो नहीं होने पर ही होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 30, दैट इज़ एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ अ वेजर। बाय द वे ऑफ अ वेजर, वैसे तो एग्रीमेंट्स बाय द वे ऑफ अ वेजर दे आर वॉइड इन नेचर, बिकॉज वेजर का सिंपली मतलब क्या होता है? द टर्म वेजर मीन्स अ काइंड ऑफ, आप ले सकते हो कि कंडीशंस लगाना, दैट इज शर्त लगाना। तो बैटिंग इट्स इलीगल, बैटिंग तो इलीगल है ना, एवरीवन नोज कि बैटिंग इलीगल है। सो एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ अ वेजर, अगर आप वेजरिंग का एग्रीमेंट करते हो तो ऑफकोर्स दैट एग्रीमेंट इज void in nature, because a wager is an agreement between two parties. क्यों होता है? to the effect that if, अगर ऐसा होगा कि जो given uncertain event है happens हो जाता है, तो one party shall pay a certain sum to the other party, and on the a certain event not happening, the other party shall pay टू द फर्स्ट वन। यानी हो सकता है किसी चीज़ के होने या ना होने पे हम एक दूसरे को, ऑफकोर्स वेजरिंग यानी कि शर्त लगाइए, कंडीशन है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर आप पेमेंट करोगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं पेमेंट करूँगी। दिस टाइप की आपकी जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, दे कम्स अंडर द वेजरिंग। वी मे टेक वन एग्जाम्पल दैट, क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो। अगर मुझे पता है क्रिकेट में हम दोनों लोग क्रिकेट देख रहे हैं, सडनली IPL चालू है, हमने बैटिंग लगा ली कि आज तो धोनी जीतेगा ही जीतेगा, तो आई एम सेइंग कि जीतेगा ही जीतेगा, सेकंड पार्टी सेइंग नो 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 धोनी नहीं जीतेगा आज। तो अगर हमने इस टाइप की बैटिंग लगाई है, तो अगर वो जीत गया, इट्स लाइक अगर वो जीत गया, इट्स लाइक धोनी ने छक्के मारे और चौके मारे और हम जीत गए, तो अगर हम जीत गए तो ऑफकोर्स सेकेंड पार्टी विल पे टू मी। अब उन्होंने कहा था नहीं हम नहीं जीतेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लूज़ कर देंगे आज के मैच को, तो अगर हम हार गए तो मैं उसको पैसे दूँगी। दिस इज़ व्हाट द वेजरिंग इज, जहाँ पे चीज़ें कुछ होने या कुछ ना होने पर डिपेंड है, जीतने या हारने पर डिपेंड है। प्लस ये फ्यूचर में होने वाला इवेंट होना चाहिए, प्लस मे हैपन मे नॉट हैपन, जीत भी सकते हैं नहीं भी जीत सकते हैं, प्लस ये जो कंक्लूजन है ये हमारे हाथ में नहीं होगा। इट्स लाइक हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वी ओनली हैव टू वेट, हमको सिर्फ इंतज़ार करके देखना है कि सिचुएशन किस तरफ मूव ऑन करती है। तो ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, इंक्लूडिंग क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा A and B, if they both are agree with each other that if it rains tomorrow, इन्हें A और B दोनों ने एग्री किया कि अगर कल बारिश हुई तो फिर A पे करेगा B को 10 रुपये, एंड इफ डज नॉट रेन टुमारो,
अगर कल बारिश नहीं हुई तो फिर बी विल पे ₹10 टू ए. दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वेजरिंग एग्रीमेंट. ये वेजरिंग एग्रीमेंट है जहाँ पे दोनों भी एक दूसरे को किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे प्रॉमिस टू पे कर रहे हैं. एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर void. They are void means it does not have any legal existence. In the same case, अगर ऐसा हो ए और बी ने एग्री तो कर लिया कि अगर कल बारिश हुई तो फिर ए बी को पैसे देगा, लेकिन अगर कल ए ने बी को पैसे नहीं दिए तो क्या बी उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है, कोर्ट में केस फाइल कर सकता है? आंसर इज़ नो, नहीं कर सकता. रीज़न बिकॉज इट्स अ वेजरिंग एग्रीमेंट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर void. So there are some essentialities, there are some conditions which we need to take care. अगर आप वेजरिंग एग्रीमेंट को फाइंड आउट कर रहे हो तो वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए कंडीशंस क्या हैं कि जो प्रॉमिस है इट मस्ट बी कंडीशनल. आपका जो प्रॉमिस है वेजरिंग एग्रीमेंट का वो कंडीशनल होना चाहिए. इट मे डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी अ सर्टेन इवेंट. मतलब क्या होगा, इवेंट भी ऐसा होना चाहिए कि क्या होगा वो भी हमें नहीं पता होगा, हमारे हाथ में नहीं होगा, प्लस होगा भी कि नहीं होगा ये भी हमको नहीं पता होना चाहिए. तो प्रॉमिस जो है वो कंडीशनल होनी चाहिए. इट शुड बी डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट. प्लस there must be some a kind of a mutual chances of gain or a loss. It's like on the determination of an uncertain event. कुछ तो gain और loss होना चाहिए उस uncertain event पे depend होके. Plus promise must be pay money और money is one. या तो हम पैसा देंगे या तो फिर पैसे के बराबर की कोई वैल्यूएबल चीज़, ऐसा कुछ देने लेने का प्रॉमिस या बातचीत हुई होनी चाहिए. और क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं? इट्स लाइक नाइदर पार्टी शुड हैव अ कंट्रोल ओवर द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट. किसी भी पार्टी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम दोनों में से किसी के हाथ में नहीं होगा कि मैच को हम जिता सकते हैं. हम मैच को जिता सकते हैं या कल हम बारिश करवा सकते हैं, तो हम तो करवा नहीं सकते. तो यानी कि नाइदर पार्टी शुड हैव एनी कंट्रोल. दोनों पार्टीज में से किसी का कोई कंट्रोल भी नहीं होना चाहिए ओवर द हैपनिंग और not happening of the event. Next we have what are not wagers. It's a kind of exceptions under the wager act. तो अगर आप wager act में exceptions देखेंगे तो exceptions in favor of certain prize for horse racing. It's like horse racing के लिए अगर prize रखा है तो हम उसे wagering में नहीं लेते. ऐसा केस हो चुका था एक बार कि भाई ये भी तो wagering ही हुआ, क्योंकि यहाँ हॉर्स रेसिंग में क्या होता है, लोग घोड़े पे पैसे लगाते हैं कि ये घोड़ा जीता तो फिर ये घोड़ा जीता तो इतना अमाउंट में दूंगा, या वो घोड़ा जीता तो मैं इतना दूंगा, वो घोड़ा जीता तो मैं. इट्स लाइक अ काइंड ऑफ वेजरिंग ऑनली ना, कि ये घोड़ा जीता तो हम इतना पैसा देंगे, वो जीता तो इतना पैसा देंगे. बट इन वन केस इट वॉज डिसाइडेड बाय द कोर्ट दैट कि नहीं, ये वेजरिंग एग्रीमेंट में नहीं आता. दैट इज़ हॉर्स रेसिंग इज़ नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट. रीज़न हॉर्स रेसिंग वेजरिंग एग्रीमेंट क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर जो हॉर्स होते हैं ये वेजरिंग में इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे हम अपने स्किल्स का यूज़ करते हैं. अपने स्किल्स का यूज़ कैसे करते हैं? हम अपने स्किल्स का यूज़ करते हैं ना कि वो घोड़ा कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, प्लस जो उसका राइडर है वो कैसा है. इट्स लाइक घोड़े को आपको रीड करना है, उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ को रीड करना है, उसकी स्ट्रॉन्गनेस को रीड करना है, देन उसके भी माइंड को भी रीड करना है, प्लस पर्सन जो राइड कर रहा है उसका राइडिंग स्किल है. तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं. तो ये सब क्या है, जहाँ पे भी स्किल के लिए कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं वहाँ पे वेजरिंग नहीं होता. यानी स्किल्स को लेकर अगर आप ये शर्त वगैरह लगा रहे हो तो हम उसे वेजरिंग नहीं कहते हैं. सो इट्स लाइक यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कुछ भी प्राइज़ रखा हुआ है हॉर्स रेसिंग के लिए, दैट इज़ नॉट वेजरिंग. This action actually shall not be deemed and rendered unlawful. It's like horse racing वाला, because price जो है हमारा मनी और वैल्यू और अमाउंट ऑफ कुछ भी 500 अपवर्ड्स एंड ऑल, ये विनर को जो दिया जाता है हॉर्स रेसिंग का, दिस इज़ नॉट पनिशेबल अकॉर्डिंग टू IPC.
अगर आप आईपीसी की सेक्शंस 294A को देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट 294A में वेजरिंग के लिए पनिशमेंट दी गई है कि अगर आप वेजरिंग कंटिन्यू करते हो, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हो जो वेजरिंग में आता है, तो इट्स पनिशेबल टू यू। बट 294A जो है वो आईपीसी का परमिशन देता है कि भाई ये जो हॉर्स रेसिंग है ये वेजरिंग में नहीं आएगा, इसको लीगलाइज किया गया है, दैट इज़ एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू हॉर्स राइडिंग। ओके, तो 294A में ये अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सेप्शनल सिचुएशन में एक हमारा हॉर्स राइडिंग आ गया, वैसे ही हमारे पास इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो नॉट वेजरिंग। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या वेजरिंग नहीं होते हैं, जबकि वो भी डिपेंड होते हैं ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। वो भी फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट्स पे ही डिपेंड होते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये डिपेंड होता है ना कि एक्सीडेंट हुआ तो पैसा मिलेगा, एक्सीडेंट नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। बट ये वेजरिंग नहीं हो, मतलब वेजरिंग में नहीं आता, ये उसके हटके है। तो इसीलिए ये जो है ये आपके एक्सेप्शनल पार्ट में से आता है इंश्योरेंस। देखो वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए वी पे सम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन और प्रीमियम, कुछ तो महीने महीने का भरते हैं, जबकि जो प्योर वेजरिंग्स होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सेकेंड थिंग इज़ कि ये वेजरिंग में क्या होता है, जनरली वेजरिंग में जब दो लोग एग्री करते हैं विथ ईच एंड अदर ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पे, तो वहाँ पे वेजरिंग पार्टीज़ को किसी की भी इट्स लाइक जीतने या हारने या फिर मतलब उन लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट जिस भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग एंटर करते हैं, एक्चुअली उनको उस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से उतना मतलब नहीं होता है। दे आर जस्ट बॉदरिंग अबाउट देयर मनी ऑनली, कि इट्स लाइक अगर मैं जीत गया तो मुझे 1000 मिलेगा। तो वेजरिंग में ज़्यादातर ऐसा होता है। अब इंश्योरेंस कंपनियाँ वगैरह क्या है, दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल्स ऑनली। तो अगर आपका जो पर्पज़ है वो पीपल्स को लेकर है, या फिर आप किसी के स्किल या नॉलेज पे जज करके कोई गेम कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें फिर वेजरिंग में नहीं आती है, बिकॉज वो हम किसी के स्किल या नॉलेज को जज कर रहे हैं, तो वहाँ पर वेजरिंग नहीं आता। इसीलिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं आते। इसके साथ साथ यू मे कंसिडर दैट शेयर मार्केट का जो ट्रांजैक्शंस हैं, जहाँ पे वी मे सी दैट क्लियर इंटेंशन ऑफ गिव एंड टेक ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स इज, जहाँ पे क्लियर इंटेंशन होता है ना, लेते देते रहते हैं, लेते देते रहते हैं शेयर्स, विद इन 2 मिनट्स, विद इन 3 मिनट्स शेयर्स खरीदे, शेयर्स बेचे, तो ये भी वेजरिंग में नहीं आता। प्लस अगर बहुत सारे गेम्स वगैरह अगर कंपटीशन में रखे जाएँ कि भाई इस गेम को जो भी खेलेगा, इस गेम में फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज़ मिलेगा, तो अगेन इस जो गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, इसको भी हम लोग वेजरिंग नहीं बोल सकते, बिकॉज समवेयर यहाँ पे हम किसी के स्किल को जज करते हैं। जब कोई भी पर्सन गेम में पार्टिसिपेट करता है तो हम उसके स्किल को जज करते हैं। तो जब बात स्किल और एटलैक और कॉम्पिटिशन्स की आती है, तो वहाँ पे जो विनर्स होते हैं, जब उनको जीतेंगे नहीं जीतेंगे नॉट डिसाइडेड, फिर जब विनर्स को गेम में खेलने के बाद जो भी उनका अवार्ड है वो दिया जाएगा, तो वो भी वेजरिंग में नहीं आता। इसके बाद क्रॉसवर्ड ले लो, लिटरेसी कॉम्पिटिशन्स ले लो, जहाँ पे भी हम एप्लीकेशन ऑफ स्किल करेंगे, दे आर नॉट वेजर्स ना। क्रॉसवर्ड को लेकर भी एक बार केस हो गया था कि इट्स अ काइंड ऑफ वेजरिंग ओनली, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, हम आंसर देंगे और आंसर देने के बाद अगर सही रहा तो पैसे मिलेंगे, नहीं सही रहा तो नहीं मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोर्ट ने बोला कि नहीं, क्रॉसवर्ड का गेम खेलते समय आपको दिमाग लगाना पड़ता है ना, आपको आपके माइंड के एप्लीकेशंस को यूज़ करना पड़ता है। तो जिस भी सिचुएशन में आप अपने माइंड्स को, अपने स्किल्स को यूज़ कर रहे हो ना, उसको हम वेजरिंग नहीं कहेंगे। तो दैट्स अ क्रॉसवर्ड का ये क्वेश्चन सॉल्व करना एंड देन उसके बदले में पेमेंट मिलना, दिस इज़ नॉट वेजरिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो वेजर्स को लेके एक्सेप्शंस में आते हैं। दीज आर द एक्सेप्शंस जहाँ पे
वेजेस की जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होती। ये सारे हमारे एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं। अगर आप ये इफ़ेक्ट ऑफ वेजर्स की बात करो तो इफ़ेक्ट क्या होगा, दैट एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ अ वेजर एक्चुअली दे आर void. Void means which is illegal, which does not have any legal existence. The agreement by the way of wager are void, and therefore no suit shall be brought for recovery anything else to one or any wager. वेजर में आप केस फाइल नहीं कर सकते उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए। इट्स लाइक अगर मेरे फ्रेंड ने शर्त लगाई है कि अगर कल बारिश हुई तो मैं उसे 10 रुपये दूंगी, बारिश नहीं हुई तो वो मुझे 10 रुपये देगा। तो अगर कल बारिश नहीं हुई तो उसे मुझे 10 रुपये देना था, जैसे कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। बट उस 10 रुपीज़ को रिकवर करने के लिए मैं कोर्ट नहीं जा सकती, बिकॉज वेजरिंग तो इलीगल है ना। तो किसी भी इलीगल एक्टिविटी के कॉन्सिक्वेंसेस को क्लेम करने के लिए हाउ आई विल मूव टू द कोर्ट, आई कांट मूव टू द कोर्ट। तो फिर ऐसे अमाउंट्स को आप क्लेम नहीं कर सकते। ये इफेक्ट होता है वेजरिंग का कि आपको कुछ भी रिटर्न और वापस नहीं मिलेगा। सामने वाले ने दिया तो दिया है, नहीं दिया तो यू कांट डू एनीथिंग। ओके, विद दिस हमारा वेजर का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना। वैसे अभी तक हमने शुरू से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, दैट इज़ एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होगा, तो प्लस एग्रीमेंट्स कैसे बनते हैं, किसी को एग्रीमेंट बनने के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लॉफुल होना चाहिए कि नहीं, कंडीशनल हो सकता है या नहीं, या फिर मतलब ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। अभी तक के सारे ईच एंड एवरी प्रोविजंस में हमने वो सब पढ़ा। प्रीवियस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस वन। तो इनडायरेक्टली अभी तक हमने इतना तो पढ़ ही लिया है कि अगर कोई एग्रीमेंट है तो उसके लिए क्या इसेंशियल कंडीशंस हैं वो हमको पता है। वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, है ना। तो यानी कि एक एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए टिल ना हमने वो स्टडी कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जब एग्रीमेंट बन गया है तभी तो उसके परफॉर्मेंस को एनफोर्स करेंगे। तो यानी कि हमको क्या करना है, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट करना है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट अभी तक हमने प्रीवियस टॉपिक्स को पढ़ के बनाए हैं उन्हें ही हम एनफोर्स करेंगे, दैट इज़ उन्हें लागू करेंगे। ओके ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट हु मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको परफॉर्म करेगा कौन। तो जनरली तो ऐसा होता है कि द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं उन्हें परफॉर्म करना होता है, मस्ट परफॉर्म देयर परफॉर्मेंस। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म देयर परफॉर्मेंस। इनडायरेक्टली यानी कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी पार्टीज़ हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी लोग हैं, उन्हें मिलकर क्या करना चाहिए, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म, उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो परफॉर्म कर लेना चाहिए। और ऑफर टू परफॉर्म या फिर ऑफर टू परफॉर्म देना चाहिए देयर रिस्पेक्टिव promises. Unless such a performance is dispensed with or excused under the provision of this act or any other law. Simply इनका मतलब यह है कि जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म कर सकते हैं, या जिन्होंने ऑफर टू परफॉर्म दिया हो दे ऑल्सो कैन परफॉर्म इट। तो वो भी क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। Unless such a performance is dispensed with or excused under the provision of the act or any other law. जब तक कि आपके इस परफॉर्मेंस को दूसरे किसी लॉ में कहीं प्रोहिबिट ना किया गया हो। तो जब तक परफॉर्मेंस को दूसरे किसी लॉ में कहीं प्रोहिबिट नहीं किया है टिल देन आप उस परफॉर्मेंस को प्रोहिबिट नहीं किया तो यू कैन यूज इट। ओके, नेक्स्ट फर्दर वी हैव
एक एग्जांपल देख लेते हैं, इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं. दैट इज़ फॉर एग्जांपल A promised to deliver goods to B on a certain day on the payment of ₹1,000. But A dies before that. अब ए ने प्रॉमिस किया बी को कि ठीक है भाई सर्टेन डे पे फ्यूचर डेट अ काइंड ऑफ अ प्री बुकिंग फ्यूचर डेट पे हम आपको ये काम आपका करके दे देंगे, दैट इज़ ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके दे देंगे, फ्यूचर डेट के लिए डन कर लिया, ठीक है. बट उस डेट के पहले ही उसकी डेथ हो गई. दैट इज़ ए ने बी से प्रॉमिस किया था कि हम फ्यूचर डेट पे आपका ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर देंगे, बट वो डेट आने के पहले ही ए की डेथ हो गई. नाउ ए की अगर डेथ हो गई तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा? तो इन केस ऑफ सिविल केसेस इट्स लाइक व्हेन द मैटर इज रिलेटेड टू मनी, तो अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसके लीगल एयर्स करेंगे. सो व्हेन ए प्रॉमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डे ऑन द पेमेंट ऑफ ₹1,000, ए डाइज बिफोर दैट डे. इन दिस केस ए के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे दे आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू बी एंड बी इज ऑल्सो बाउंड टू पे द ₹1,000 टू द ए का रिप्रेजेंटेटिव. बट इन केस ऑफ अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट के नेचर का होता, दैट इज़ इन केस ऑफ अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता, ख़त्म हो जाता विद द डेथ ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के डेथ के साथ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. अब क्योंकि पर्सनल नहीं था तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को या फिर उसके को ओनर को, इन लोगों को उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ता है. एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फॉर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ए प्रॉमिसेस टू पेंट. ए ने प्रॉमिस किया कि वो पेंट करेगा एक पिक्चर बी के लिए फॉर बी बाय अ सर्टेन डे. कुछ दिन बाद क्या हुआ, एट अ सर्टेन प्राइस, यानी कुछ दिनों बाद एक प्राइस डिसाइड हो गया और उसने बोला ठीक है मैं आपको ये पेंटिंग बना के दे दूँगा. अभी डाइस बिफोर दैट, ए उस दिन के पहले और पेंटिंग बनाने के पहले मर गया. अब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स नहीं करा सकते ना ए के रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, क्योंकि ये पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट है. ऐसा तो नहीं है कि ए अगर पेंटर है तो उसका बेटा भी पेंटर ही हो, तो अगर ये पेंटिंग का काम करता है तो उसका बेटा पेंटिंग का काम नहीं कर सकता. तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म करवाने के लिए फैमिली मेम्बर्स को नहीं बोल सकते. वन मोर एग्जांपल भी मैं टेक. फॉर एग्जांपल मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है. उसने अपनी बुकिंग की हमारे एरिया के फेमस होटल में कि वहाँ पर वो जाकर गाना गाएगी ऑन सो एंड सो डेट को सर्टेन टाइम के लिए सो एंड सो अमाउंट क्लेम किया. बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिंगर ने किया है, दैट इज़ मेरी फ्रेंड ने, अगर वो दिन आने के पहले उसकी डेथ हो जाती है तो वो तो है नहीं. तो क्वेश्चन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा. तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जनरल रूल तो ये बोलते हैं कि फैमिली मेम्बर्स परफॉर्म करेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा, को ओनर परफॉर्म करेगा. बट इन दिस केस ये तो उसकी पर्सनल स्किल थी ना कि वो गाना अच्छा गाती थी. अब अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएंगे क्या हम लोग कि उसका सन या उसका डॉटर या उसकी मदर या जो भी नेक्स्ट कमिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स में से अवेलेबल हो वो आके गाना गाए? नहीं बुलाएंगे हम. वाई? बिकॉज पर्सनल स्किल जो होती है वो जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पर्सनल स्किल्स के साथ ख़त्म हो जाते हैं. जब वो इंसान ही नहीं है तो फिर हम उस पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. ओके. अब अभी तक हमने देखा कि कौन से लोग हैं जो परफॉर्मेंस को कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. दैट इज़ जो प्रॉमिसर है
वो पर्सनली परफॉर्म कर सकता है इन केस ऑफ अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो या उसके बदले उसका रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकता है। इन केस ऑफ अ नॉन पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन पर्सनल वाला है तो बाय द प्रोमिसर जॉइंटली, दैट इज जो प्रोमिसर है जिस भी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए बोला है, अगर उसके पास उसके साथ कोई और भी पार्टनर है तो प्रोमिसर्स जॉइंटली, दैट इज एक से ज़्यादा प्रोमिसर्स है तो अगर एक की डेथ हो जाती है या वो फॉरेन चला गया या फिर वो अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे उसके साथ दूसरा वाला फुलफिल करेगा। बाय द प्रोमिसर्स मैन, प्रोमिसर्स मैन मतलब अगर उसने कोई आदमी रखा है कि अगर वो नहीं रहेगा तो उसके बदले वो परफॉर्म करेगा, कोई आदमी मतलब अ काइंड ऑफ अ हेल्पर। या फिर बाय अ थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ होम द प्रोमिसर इज देयर। इट्स लाइक अगर मैंने प्रॉमिस किया है कि ठीक है सो एंड सो डेट को आपके घर में पार्टी है, ठीक है, सारा सामान पहुंच जाएगा, तो या मैं परफॉर्म करूं या मेरा को ओनर परफॉर्म करे या मैं किसी को भेज दूं, दैट इज़ मैं खुद सामान को लेके नहीं आऊँ, मैंने किसी को भेज दिया, मैंने किसी से कहा अ काइंड ऑफ एजेंट कि ये सामान वहाँ पहुँचाना है सो मेरे बिहाफ में आप पहुँचा दो, तो वो कौन था? थर्ड पर्सन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बाय थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोमिसर भी परफॉर्म किया जा सकता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रोमिसर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसका? डिसीज्ड प्रोमिसर का, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नियर बाय रिलेटिव्स या ऑथोराइज्ड पर्सन कोई नहीं है तो कोई परफॉर्म नहीं करेगा। और अगर पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट था तो परफॉर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि पर्सनल स्किल तो सिर्फ उसको ही आता है ना जिसका काम था। ओके, सो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा कि कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है और कैसे। सो यानी कि जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ ऑल्सो शुड बी अनकंडीशनल। कंडीशनल ऑफर इज़ नो ऑफर, कंडीशनल ऑफर कोई ऑफर नहीं मानते। जो ऑफर है इट शुड बी मेड बाय द, कौन देगा? प्रोमिसर ओनली, या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी बोल सकता है। प्लस इट शुड बी प्रिफर्ड एट प्रॉपर टाइम, यानी कि प्रॉपर टाइम पे स्पेसिफिक शेड्यूल लेकर विद इन द रीजनेबल टाइम प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। इट शुड बी परफॉर्म एट द प्लेस स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट और एनी और एट द प्लेस टू बी ऑब्टेन बाय द प्रोमिसी। द प्रोमिसी मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, प्रोमिसी के पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, मौका होना चाहिए असर्टेन करने के लिए क्या, whether the performance is of the whole or part of the contract। ये भी एक क्वेश्चन है विच वी शुड आस्क फॉर परफॉर्मिंग। परफॉर्म करते समय ये भी एक क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या ये जो परफॉर्मेंस है ये होल और पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आज के लिए बस, हम कंटिन्यू करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल। अभी के लिए व्हाट वी विल डू, अभी के लिए हम लोगों ने मॉर्निंग से आज जितना भी कुछ पढ़ा है टिल नाउ एक बार उसका शॉर्ट रिविजन ले लेते हैं। ओके, तो मॉर्निंग में हमने लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को लेकर पढ़ा था, दैट इज़ एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। ओके, सो दोनों भी लेक्चर का शॉर्ट रिविजन ले लेते हैं, फिर थर्ड लेक्चर लेंगे तो उसमें हम कंटिन्यू कर लेंगे या फिर कुछ न्यू स्टडी कर लेंगे, उसमें हम अच्छे से कंटिन्यू करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। सो every agreement of which the object or consideration is unless is void, तो lawful object और lawful consideration होना चाहिए।
जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट लॉफुल जो है वो नहीं माना जाता। कब तक? अगर आप किसी ऐसे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में एंटर करते हो विच इज़ प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन बाय लॉ, जैसे कि स्मगलिंग करना या किसी का मर्डर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना या किसी के घर में चोरी करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना या थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, कुछ भी ले लो, किसी भी तरीके के क्राइम को कमिट करना, या पार्टनरशिप में एग्रीमेंट कर लेते हैं ये सारे क्राइम करने के लिए, तो ये सारे जो एग्रीमेंट्स हैं दे आर नॉट वैलिड बिकॉज दे आर फॉरबिडन बाय द लॉ। तो लॉ ने जिसको परमिट किया है वो एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते, या कोई ऐसा एग्रीमेंट भी हम नहीं कर सकते जो लॉ के पर्पस को डिफीट करते हैं, लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करते हैं। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में इट इज़ सेड दैट कि हिंदू मैरिज एक्ट में जितने भी हिंदूज़ हैं वो सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं। सेकेंड मैरिज इज़ नॉट परमिसेबल, नॉट परमिशेबल। अगर आपने किया तो दैट इज़ पनिशेबल, वो बाइगेमी में आएगा और आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर आप दूसरी शादी करते हो, दैट इज़ इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू द सेकेंड मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो लॉ के पर्पस को डिफीट करेगा, इसीलिए आप वो नहीं कर सकते। या फिर ये हो गया, या फिर फ्रॉडुलेंट मैनर का अगर है तो दैट इज़ आपने एग्रीमेंट क्यों किया विद अ रॉन्गफुल इंटेंशन टू चीट समवन। रॉन्गफुल इंटेंशन, गलत इरादों के साथ किसी को चीट करने के लिए फ्रॉडुलेंट मैनर में अगर आपने कोई एग्रीमेंट में एंटर किया है तो दैट इज़ ऑल्सो वॉइड। अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी की प्रॉपर्टी को, दैट इज़ किसी पर्सन को इंजर करने के लिए या फिर किसी की प्रॉपर्टी को कोई हार्म पहुंचाने के लिए आप किसी भी तरीके के एग्रीमेंट में अगर एंटर करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो वॉइड। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द वॉइड एग्रीमेंट्स। इन सिचुएशंस में अगर आप एग्रीमेंट्स में एंटर करते हो तो दे विल बी वॉइड इन नेचर। कोर्ट जिन चीज़ों को इमोरल समझती है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी समझती है, तो अगर आप इमोरल एक्टिविटीज़ से जुड़े या फिर पब्लिक पॉलिसी से जुड़े किसी भी एग्रीमेंट को जो क्या करते हो, इलीगल जिसको कंसिडर करती है, अगर आप उसमें एंट्री करते हो तो कोर्ट क्या करेगी, आपको भी वॉइड डिक्लेयर करेगी। ऑफ कोर्स वी डोंट हैव टू गो टू द बियॉन्ड द लॉज। आपको सेक्शंस एंड प्रोविजंस के लॉज के बियॉन्ड में जाके काम नहीं करना है। ओके, द कोर्ट विल रिगार्ड्स इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। खैर लेट इट बी। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे इन सब चीज़ों के। सेकेंड पॉइंट हमने देखा था दैट एग्रीमेंट्स अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं? सो वेन एवर एनी एग्रीमेंट विच इज़ हार्मफुल टू द पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक इंटरेस्ट, तो एज बीइंग वॉइड उसे हम पब्लिक पॉलिसी कहेंगे। पब्लिक पॉलिसी कैनॉट बी प्री डिफाइंड, इट्स वेरी वेग, बहुत ही वेग है, प्री डिफाइंड नहीं है। तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जाके भी हम कोई लॉज नहीं बनाएंगे, नॉट लॉज बनाएंगे, कोई एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे। सो जैसे कि ट्रेडिंग विद द एनिमी, हम किसी हमारे दुश्मन कंट्री से व्यापार नहीं करेंगे। इन केस ऑफ देयर इज़ वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज़, अगर दो देशों के बीच में झगड़ा चल रहा है तो उन दोनों के दोनों भी मेंबर्स या फिर किसी दूसरे कंपनी के एम्प्लॉई या फिर कोई और, हम क्या करेंगे, एनिमी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपने किया भी तो आपने एग्रीमेंट्स बना भी लिया, तो भले आपने बना लिया राइटिंग में, बट दैट विल बी वॉइड, यानी लीगली उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो वॉइड इन नेचर है। नेक्स्ट वी हैव अ शिफ्टिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफिंग प्रोसिक्यूशन में हमने पढ़ा था कि समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी गो एंड वी पे मनी टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर सो दैट वो इतना ज़्यादा अपोज ना करे और जो भी हमारा एक्यूज पर्सन है या फिर ऑफेंडर है वो छूट जाए। सो एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट टू प्रोसिक्यूट एन ऑफेंडर आर बैड एज दे इंटरफेयर विद द जुडिशरी। तो हम इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट में भी एंटर नहीं कर सकते because they are barred by the judiciary. If we talk about marriages broken agreement, तो marriage broken agreement means agreement for the payment of money in a consideration of
proceeding a marriage are illegal. That is agreement to pay dowry by parents or guardian. अगर आप डाउरी देने की बात करो पेरेंट्स और गार्जियन की, ऐसा कोई एग्रीमेंट मेंटेन करो जिसमें आप डाउरी दोगे, तो ऑफ कोर्स दैट इज invalid, that is not valid only. Okay, next we have a agreement interfering with administration of a justice. So any agreement which you are doing जहाँ पे आप जस्टिस में बाधा बन रहे हो, लोग न्याय में बाधा बन रहे हो, तो दैट एग्रीमेंट इज ऑल्सो नॉट वैलिड. प्लस एग्रीमेंट एज रिगार्ड द सेल ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर्स, तो ऐसा एग्रीमेंट आप नहीं बना सकते. एग्रीमेंट ट्रेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली, ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना सकते. वेवर ऑफ इलीगैलिटी, तो ये सारे एग्रीमेंट्स जो हैं इसमें हम एंटर ही नहीं कर सकते बिकॉज दीज एग्रीमेंट्स आर वॉइड इन नेचर और अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है तो फिर हम फेवर नहीं कर सकते. एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल A promises to superintend on behalf of a B, a legal manufacturer of indigo and an illegal trafficker in another article. B promises to pay A salary of 10,000 rupees in a year. The agreement is void as the consideration is unlawful in a part. Consideration कैसा है, unlawful है, इसलिए agreement कैसा है, void है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि ठीक है मैं आपको अपना घर देती हूँ, आप बदले में मुझे मेरे एक फ्रेंड को ऊपर पहुंचाना है, तो मैं आपको एक घर देती हूँ, बदले में आप उसे मुझे गोली मार के दे दो या फिर उसके खाने में जहर मिला के दे दो और मैं ये फ्लैट आपको दे दूँगा. तो ये क्या हुआ, दिस इज जानबूझ के वाला प्यार. सो ये यहाँ पे जो कंसिडरेशन है आपका वो क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया, इलीगल हो गया. तो जब कंसिडरेशन ही इलीगल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स ही वॉइड हो गए. कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट्स वॉइड हो गए तो फिर यू कैन कंटिन्यू. ओके, सो एन एग्रीमेंट सेक्शन 25 नेक्स्ट देखा था हमने, दैट इज एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन Oracle acto, that is from the bare promise no right of action can rise. Okay, so there are some exception to this. कोई कंसिडरेशन जहाँ पे रहेगा भी नहीं और फिर भी केस भी नहीं बनेगी, तो ऐसी कौन से कंडीशंस हैं. सो व्हेन एन एग्रीमेंट मेड बाय, कैसा एग्रीमेंट ऑन द अकाउंट ऑफ अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. अगर आप किसी एग्रीमेंट को नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से बनवाते हो तो फिर वो बिना कंसिडरेशन के भी चलेगा. वैसे भी आपके मदर फादर है ना, ये लोग आपसे पैसे नहीं लेने वाले. सो लव एंड अफेक्शन से आपको बनाना है क्या, एन एग्रीमेंट मेड ऑन द अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन. लव एंड अफेक्शन से अगर कोई एग्रीमेंट बनाया है या तो फिर वो क्या होगा, वैलिड माना जाएगा विदाउट एनी कंसिडरेशन. कंसिडरेशन नहीं रहेगा फिर भी. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वी हैव इट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट. यानी कि आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ये जो एग्रीमेंट है ये रजिस्टर्ड फॉर्म में होना चाहिए. इट मस्ट बी फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन पार्टीज. ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन ऑफ द पार्टीज के अकॉर्डिंग में होना चाहिए. सो पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट स्टैंड इन नियर relation to each other. I have no, I like husband and wife, father and son, daughter and brother, sister. It would include parties related to each other by the blood or by marriage. By the blood वाली parties हो या by our marriage वाली party हो. It's like husband wife है तो भी चलेगा, mother father है तो भी चलेगा. तो ऐसे केसेस में हम नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से क्या करते हैं, अपना सामान दे देते हैं. तो ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन है. और यहाँ पे अपोजिट पार्टी हमको कुछ नहीं देती है, दैट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो जाता है.
कंसिडरेशन ना होने के बावजूद. यस. नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव, पार्टीज टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी वर्क. वी ऑल नो दैट पास्ट में जो एक्ट आपने किया है उसके लिए आपको यहाँ पे पे मिलेगा. सो देयर मस्ट बी प्रॉमिस टू सपोज फॉर पास्ट सर्विसेज. पहली बात तो प्रॉमिस होना चाहिए कि पास्ट सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए. सेकेंड, रिड्यूस वॉलंटरली, दैट इज वॉलंटरी बोलने वाला जो सिचुएशन उसे रेंडर कर लिया. An act done must be for the promisor and sometimes with the promotion with legality. Wow. The promisor must be in the existence when the act was done. Promisor must be in existence. Promisor का existence में actually promisor बोलना तो. The promisor must be competent to contract at the time when they have. Okay. Next we have a promise to set up promise to pay time bar. Promise to pay time bar. प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड में क्या होता है, अगर ए ने प्रॉमिस किया है बी को कि वो उसे 5,000 रुपये उधारी देगा, तो 5,000 रुपये उधारी देने के बाद बी ने इसे कहा कि ठीक है भाई मार्च एंडिंग में ले लेना. मार्च एंडिंग में इतना काम चालू था कि बी ने अप्लाई करने की कोशिश की पैसे लेने के लिए, पर नहीं ले पाया. सो प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड है. तो अगर मैंने बी को पैसे दिए और पैसे देके 3 साल से ज़्यादा हो गए तो आई एम टाइम बार्ड बाय द लिमिटेशन लॉ. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के टाइम लिमिट की वजह से मैं बार्ड हो गई. नाउ आई कांट क्लेम दैट अमाउंट. यस, अगर सामने वाला दैट इज जिसको मैंने डेट दिया है अगर वो खुद से आके साइन करके बोलता है कि यस इतने पैसे मैंने आपको लिए हैं, आपको देने के लिए आया हूँ, अभी आया हूँ, थोड़ा ले लो, बाकी सब बाद में दूंगा, तो यस दैट इज़ a kind of a new contract is that. Okay. Next we have agreement in registry of a trade, agreement in chain of a marriage, agreement in registry of a train, in registry of a marriage. Okay, in a trade or marriage or profession, these are the 3 situations जहाँ पे agreements को मना किया गया है करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव अ वेजरिंग. तो सेक्शन 30 डील्स विद द वेजरिंग एक्ट. वेजरिंग एक्ट क्या है? सेक्शन 30 to 36 डील्स विद द वेजरिंग एक्ट. सो वेजर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 persons to the holding effect if a new unclassified certain events happen on one party pay a certain sum to everyone and then certain event on happening of the such event. So where the things are depend on happening of a certain event or not happening of a certain event. इवेंट यहाँ पे इसमें वेजेस मतलब है जो शॉर्ट दैट इज शॉर्टकट में किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड होता है. दैट इज़ अगर ये इवेंट हैपन हुआ तो आई एम गोइंग टू पे यू, और अगर ये इवेंट नहीं हैपन तो यू आर गोइंग टू पे मी. दिस इज व्हाट द वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है. जनरली वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर प्रोहिबिटेड इन द मोस्ट ऑफ द सिटीज़, बट इन महाराष्ट्र सम वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड आल्सो. सबसे बड़ा वेजरिंग जो चलता है मार्केट में दैट इज़ ऑफ लॉटरी सिस्टम का. तो मैक्सिमम सिटीज़ में जो है दैट इज़ बैन. बहुत सारी सिटीज़ में बैन भी है, बट बहुत सारी सिटीज़ में वो मेंबर्स भी लिया है, उन्होंने स्टार्ट भी किया है लॉटरी सिस्टम. सो ये वेजरिंग एग्रीमेंट्स होंगे जहाँ पे कंडीशंस होंगी.
इवेंट के होने या फिर ना होने पर, प्लस फ्यूचर एंड असर्टेन होगा, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट होगा। तो ये सिचुएशंस होती हैं जिसमें वेजरिंग एग्रीमेंट किया जाता है। जनरली तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या है, वॉइड है। कुछ एक्सेप्शंस हैं रिलेटेड टू क्रिकेट खेला तो, हॉकी खेला तो, दीज आर द एक्सेप्शनल सिचुएशंस। अदरवाइज इट इज़ पनिशेबल एक्ट, जहाँ पे आपको पैसे भरने ही पड़ेंगे। पनिशेबल एक्ट है अगर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो। ओके, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हमने देखा, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट इन विच प्रॉमिस इज कंडीशनल। कंडीशनल प्रॉमिस होता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है कि अगर वो इवेंट हुआ तो फिर पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। प्लस वो जो इवेंट होता है वो भी अनसर्टेन होता है, इवेंट भी डिसाइडेड नहीं होता कि वैसा होगा या नहीं होगा। सो सम इंश्योरेंस कंपनीज आर द एग्जांपल ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटेल में। ओके, और इंक्लूड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ जो हमारा दूसरा वाला है दैट इज़ वेजर एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट एंड्स ओवर हियर ओनली। वेजिंग वाला एग्रीमेंट तो यहीं पे ख़त्म हो गया, कंटिजेंट वाला भी यहीं पे फिनिश हो गया। इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सैलरीज का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हम परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को लेंगे, दैट इज़ हु मे परफॉर्म एंड हाउ दे कैन परफॉर्म। ओके, तो परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, so we will continue in our next lecture, that is from 1 p.m. So we have a 1 hour ka break, so have a break. After that we will continue with this is last one topic, performance of contract. Okay, so just give a short summary again on that, who may perform and how we need to perform it. तो एक बार शॉर्ट समरी देके हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ही फिर से स्टार्ट कर लेंगे। हमारा वेजर तक का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ओके, सो दिस लेक्चर आई एम कंक्लूडिंग हियर ओनली। इन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेक्शन